Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about correlation between child abuse and animal cruelty. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, but it is more useful for GS paper 4 ethics and integrity paper. क्या है करंट डेवलपमेंट वो जरा देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डेटा देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड अब्यूज इन इंडिया. सो ये डेटा थोड़ा पुराना है वैसे तो, बट दिस डेटा कम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो डायरेक्टली मग इट अप. देखिए, हमारे देश में एज पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2 आउट ऑफ एवरी 3 चिल्ड्रन वेयर फिजिकली अब्यूज्ड. फिजिकल अब्यूज में तो मारपीट भी होगा, ये सब चीज़ें आएंगी, बट आउट ऑफ दीज children, 50% of them have also reported sexual abuse. तो 2 out of 3 have been physically abused, लेकिन जितने लोगों ने कंप्लेन, जितने बच्चों की तरफ से कंप्लेन आई हैं अलग अलग सोर्सेज से, उनमें से 50% बच्चों ने सेक्सुअल अब्यूज के भी केसेस रेज किए हैं. तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि फिजिकल अब्यूज एंड स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज इन आवर कंट्री अगेंस्ट चिल्ड्रन इज क्वाइट रैम्पेंट. अब रिसेंट फाइंडिंग देखते हैं जो एथिक्स पेपर में आप लिख सकते हैं. देखिए, रिसेंटली अ स्टडी हैज़ रिवील्ड कि देयर इज अ लिंकेज बिटवीन एनिमल क्रूएलिटी एंड चाइल्ड अब्यूज. देखा गया है कि जिन परिवारों में एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी के केसेस ज़्यादा हैं, उन परिवारों में चाइल्ड अब्यूज के केसेस भी ज़्यादा हैं. जिन परिवारों में जो हेड ऑफ द फैमिली वगैरह हैं या एनीवन हु इज़ इन पोजीशन ऑफ पावर, उन्होंने अगर फैमिली पेट के अगेंस्ट क्रूएलिटी किया है, तो उन परिवारों में चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी अब्यूज़ के केसेस ज़्यादा हैं. ये स्टडी न्यू जर्सी यूएस के अंदर कराई गई, जहां पाया गया कि ये कोरिलेशन 88% केसेस में ट्रू है. एनिमल के अगेंस्ट क्रूएलिटी, खासकर पेट एनिमल के अगेंस्ट क्रूएलिटी जहां देखा जा रहा है, वहां ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी क्रूएलिटी या अब्यूज़ के केसेस हैं. और ऐसे स्टडीज पहले भी कराई जा चुकी हैं जहां पे पाया गया है कि एनिमल के अगेंस्ट जिन परिवारों में क्रूएलिटी हुई है, पेट एनिमल के अगेंस्ट, उन परिवारों में विमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस हैं. तो देयर हैज़ बीन लिंक बिटवीन एनिमल अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यही सब चीज़ें आपके आंसर को अलग बना सकती हैं अगर आप इसको रिकॉल करें, दिमाग में रखें और सही वक्त पे इसका इस्तेमाल करें एथिक्स में, गवर्नेंस में. तब जाकर के आपका आंसर बेहतर होगा. आज का जो वीडियो जिसमें मैंने और मृदुल सर ने डिस्कशन किया आंसर राइटिंग से रिलेटेड, वहाँ पे भी हम यही चर्चा कर रहे थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर रहे हैं, जो सवाल में देता हूँ, जो मैं हिंट्स देता हूँ, वहाँ पे वो लिख देते हैं और फिर भूल जाते हैं. ऐसे नहीं, कंटेंट छोटी छोटी चीज़ें लिखिए, याद रखिए और सही वक्त पे ऑर्गेनिक तरीके से उसको प्रेजेंट कीजिए. चलिए वापस से मुद्दे पे आते हैं. क्यों है ऐसा कोरिलेशन? तो इसके पीछे माना जा रहा है कि कई सारे लोग बच्चों को डराने के लिए पेट एनिमल्स के ऊपर अब्यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टेंड और कोर्स द चिल्ड्रन एज पर देयर एंटिसिपेशन और इंटरेस्ट. जैसे बच्चों को वो बिहेव करवाना चाहते हैं उस हिसाब से. खासकर जो परपेट्रेटर्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं बच्चों के अगेंस्ट, परपेट्रेटर सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, वो फिर बच्चों को डराने के लिए, ताकि बच्चे डिस्क्लोज ना करें उनके अगेंस्ट हुए सेक्सुअल अब्यूज़ को टू एनीवन एल्स, वो लोग फिर पेट के अगेंस्ट भी क्रुएलिटी करते हैं ताकि बच्चे डर जाएं, एंड देन दे वुड नॉट रिवील सच इंसिडेंसेस टू एनीवन एल्स. तो ये सब एक कारण बताया जा रहा है बिहाइंड द कोरिलेशन बिटवीन चाइल्ड सेक्स अब्यूज एंड क्रुएलिटी अगेंस्ट पेट एनिमल्स. अब यही इशू हो, यही प्रश्न अगर गवर्नेंस पेपर में आए, यानी कि जीएस पेपर 2 के लिए आए, तो किस तरीके का आंसर होना चाहिए. एथिक्स में आए तो किस तरीके का आंसर होना चाहिए, वो जरा देखेंगे. सी, गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में अगर प्रश्न आता है, तो वहाँ पे आपके जो आंसर्स होंगे वो थोड़ा अलग तरीके के होंगे. वहाँ पे आप इस प्रॉब्लम के लिए रीजन बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली एक हो सकता है. Normally, in Indian traditional families, there is a quite hierarchical structure where elders have a lot of authority, and in some cases, some elders misuse that authority in order to engage into child physical abuse or sexual abuse. At the same time, abuse of pet animal. So, structure of the family is a reason. Poverty is another reason.
लोग पॉवर्टी के कारण होता क्या है, प्रॉपर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज का मैनिफेस्टेशन होता है इस तरह के एक्टिविटीज। इम्प्रॉपर या लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून है एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी को रोकने के लिए, आईपीसी 428 एंड 429 सेक्शन टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिंग इंज्यूरी टू एनी एनिमल। तो बेसिकली एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूएलिटी को प्रिवेंट करने के लिए आईपीसी 428 एंड 429 है, लेकिन इसका कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसको लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारे आसपास में भी लोग स्ट्रीट डॉग्स वगैरह के अगेंस्ट क्रूएलिटी करते हैं, बट वी डोंट are aware, we are not aware of such sections, that's why we are not able to report it. Illiteracy is again another problem. You see, illiteracy का कारण ही है, जब अशिक्षित होने का एक नतीजा क्या होता है कि कई सारे परिवारों में बच्चों के साथ मारपीट करने को समझा जाता है उनको डिसिप्लिन करने का एक जरिया, विच इज़ रॉन्ग। बेसिकली बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज या वायलेंस इज wrong way to deal with children. This might lead to have a permanent damage on their psych process, and that might lead to turning the children into anti-social element. सॉल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स अवेयरनेस। देखिए, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही सॉल्यूशन भी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके आंसर लिख देना होता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है तो सॉल्यूशन क्या होगा? अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। लिटरेसी है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एजुकेशन इंप्रूव कीजिए। लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है तो क्या होगा? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो तो लॉ कीजिए। इस तरीके से जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के आंसर्स लिखेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन यही अगर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में लिख रहे हो जीएस पेपर 4 में, तो आपके आंसर्स अलग होंगे। कारण होगा, इन प्रॉब्लम्स के पीछे का रीजन है डिग्रेडिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी। समाज का अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स गिरेगा तभी ये सारे इश्यूज होंगे। देखिए, इस पूरे पर्टिकुलर मामले में क्या देखा जा रहा है कि कोई भी इंसान अपने से कमजोर के अगेंस्ट वायलेंस या उसकी हरासमेंट कर रहा है, चाहे वो पेट एनिमल हो या बच्चे हो या विमेन हो, उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। और अपने से कमजोर वल्नरेबल को हरास करना, एक्सप्लॉइट करना इज सिम्टम और रिफ्लेक्शन ऑफ डिग्रेडिंग एथिकल स्टैंडर्ड, tendency to exploit the weak and vulnerable. This is also reflection of rise of sadistic tendencies. Sadistic tendencies मतलब where people start enjoying inflicting pain over others. दूसरों को दर्द में देखने से खुद अच्छा लगना, that is sadistic tendency, and that is also rooted in degrading ethical standards. Mental health issues, excessive competition in the society leading to rise of sense of insecurity. Rise of insecurity lead to mental health challenges. Mental health challenges may reflect into problems like sadistic tendencies and then leading to degrading ethical standards. तो ethics में जवाब कुछ थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए, सॉल्यूशन भी अलग होना चाहिए। कैसे? इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन, लीगल सॉल्यूशंस एथिक्स में नहीं होने चाहिए, एथिक्स में थोड़े से अप्रोच अलग होने चाहिए। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एथिक्स पेपर में आप लिख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा लिखना चाहिए, एथिकल इंटरवेंशन इन सोसाइटी इन मल्टी प्रोंग्ड मैनर। समाज का अगर एथिकल स्टैंडर्ड डिग्रेड हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करने का सरल सा तरीका है कि समाज के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, और उसके लिए आपको एथिकल इंटरवेंशन करना होगा। वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है थ्रू डिफरेंट स्लोगनिंग एंड देन एंगेजिंग ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि अमिताभ बच्चन वगैरह को हमने पोलियो के ऐड के लिए लाया। इस तरीके से सरकार एथिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए समाज में स्लोगन को का इस्तेमाल कर सकती है, ब्रांड एम्बेसडर्स का इस्तेमाल कर सकती है। सिविल सोसाइटीज कैन वर्क एट देयर ओन लेवल, एनजीओज एंड ऑल, दे मस्ट स्टार्ट डिस्कोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर इशू कि ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड टू टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। इस डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे हैप्पीनेस क्लास या नो स्कूल बैग डे। ये सब चीज़ें स्कूल लेवल पे लाई जा रही हैं ताकि बच्चों का मेंटल हेल्थ जो है उसका ध्यान दिया जा सके। अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, जो हमने एथिक्स की क्लास में भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी आर रूटेड इन डिग्रेडिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। इफ वी समहाउ ब्रिंग एथिकल इंटरवेंशन एंड इंक्रीज ethical standards of the society, then most of the problems will organically subside. Problems ranging from different areas like deforestation, cruelty against animal, domestic violence, child sex abuse, all such problems could be taken care if there is ethical intervention in the society. तो इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस
क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए फ्रॉम जीएस पेपर 4 पर्सपेक्टिव, एथिक्स पर्सपेक्टिव से। ये बोर्ड वर्क है फॉर रिवीजन पर्पस। डेटाज आर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द डेटा, यूज इट अप्रोप्रिएटली, दैट विल मेक योर आंसर better than others. That is the only way. The next article is about digital learning platform and courses. ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉटन यूनिवर्सिटी कंडक्ट स्वयं एनपीटीएल अवेयरनेस वर्कशॉप। न्यूज़ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने इसको कवर किया है ताकि आपको बता सकूं कि ये स्वयं एनपीटीएल पोर्टल हैं क्या। देखिए, हमारे देश में डिजिटल लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन के कई सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं। ज़्यादातर इनको सरकार ने डेवलप किया है विथ हेल्प ऑफ प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज एंड आईआईएम्स। तो अलग अलग डिजिटल सोर्सेज हैं एकेडमिक लर्निंग के। कुछ सोर्सेज तो उसमें से ऑनलाइन कोर्स के सोर्सेज हैं, यानी कि उन कोर्स को कर लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। कुछ सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, उनमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो ऑनलाइन कोर्सेज के एग्जाम्पल हैं स्वयं, एनपीटेल, ऑनलाइन कंटेंट जहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं बट कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। उसके एग्जाम्पल हो गए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ईपीजी पाठशाला, शोध गंगा। तो स्वयं की अगर बात की जाए तो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, इस तरीके का दिखता है, आप खुद लॉगिन करके देख सकते हैं, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद एनपीटेल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल चुका है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन एसोसिएशन विद एनपीटेल, आईआईटी मद्रास एंड गूगल। इसमें कैसा है, 9 स्टैंडर्ड से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप लॉगिन करें, उन कोर्सेज को अटेंड करें, फिर एग्जाम दें। अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो फिर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। दैट इज स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल के लिए यूजीसी हैज डायरेक्टेड यूनिवर्सिटीज टू ट्रांसफर सम ऑफ देयर यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑन स्वयं पोर्टल ओनली, जहां पे स्टूडेंट्स जाएं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन कोर्सेज को कर लें। आपके कॉलेज के भी जितने भी मान लीजिए इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, उनको स्वयं पोर्टल पे डाला जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप अपने कन्वीनियंस से सही वक्त पे कर पाएंगे। स्वयं पोर्टल के थ्रू ही आप डिग्री अर्न कर पाएंगे। दूसरा है एनपीटेल। एनपीटेल स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। इसको हमारे देश की 7 जो स्टार्टिंग की आईआईटीज़ हैं, उन्होंने मिलकर के स्टार्ट किया। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, इन 7 आईआईटीज़ ने मिलकर के स्टार्ट किया अलॉन्ग विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इन विच इज़ इन बैंगलोर 2003 में। एनपीटेल जो है वो स्वयं के साथ फंक्शन करता है इन इंटर रिलेटेड मैनर और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज को अवेलेबल कराता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज को। अब जरा बात करते हैं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको तमाम तरह के रीडिंग सोर्सेस मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ के अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन यू शुड मग इट अप एंड यू शुड यूज इट वेन एवर रिक्वायर्ड कि एजुकेशन के क्या क्या नए नए सोर्सेज हैं। मान लीजिए कि एजुकेशन डिवाइड या डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड सवाल आए, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज द आइडियाज, एग्जाम्पल्स दैट यू मग अप, and for that reason Mridul sir said कि you need to have mirror copy of these ideas in your head and when question comes then write appropriately। बाकी तो सब लोग जनरल बातें लिखते हैं, but if you substantiate it with some concrete ideas then of course your answer will be better। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिस पे आप ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ सकते हैं, विच हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर इनिशिएटिव, भारत सरकार की इनिशिएटिव नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को इस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, बट इस लाइब्रेरी को डेवलप किया है आईआईटी खड़गपुर ने। इस पर लगभग 1.7 करोड़ कंटेंट अवेलेबल हैं इन अबाउट 200 लैंग्वेजेस। तो ये सब हो गए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ये जो स्वयं है या एनपीटेल है, इनको कंबाइंड तरीके से कहा जाता है मूक, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। दीज ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आर अवेलेबल टू एनीवन, दे कैन डू इट as and when the time permits as per their convenience।
लेकिन अगर चैलेंजेस देखा जाए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोटिवेशन का, जो आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी महसूस होता है। चीज़ें सब परी हैं, अपने हिसाब से करना है आपको, अपने पेस से करना है। ये प्रॉब्लम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का। फिर वो पेस पकड़ ही नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लंबे समय तक डिले हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो आज ये एक समस्या है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु इनरोल इन सच मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज डू नॉट कंप्लीट देयर कोर्स, दे ड्रॉप आउट। दैट इज द प्रॉब्लम। स्वयं से रिलेटेड ये प्रीलिम्स में यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2014 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देन दिस इज द बोर्ड वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज mug it up. The next article is about Rise Accelerator. This topic is important from our syllabus, GS Paper 3, Economy and Environment point of view. राइज एक्सेलेटर क्या, अगर आपको इसको समझना है तो पहले आपको समझना होगा अटल इनोवेशन मिशन को। इसके बारे में तो आपने पहले भी कई दफ़ा सुन रखा होगा। दिस इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन 2016। भारत सरकार ने इनिशिएटिव लाया अटल इनोवेशन मिशन। इसको लॉन्च करने वाली एजेंसी या इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी लेकर के तो आई भारत सरकार, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी दिया गया नीति आयोग को। अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का कल्चर डेवलप करना, ताकि लोग अलग अलग नए नए तरीके से सोचें, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, इनोवेशन प्रमोट हो, स्टार्टअप कल्चर प्रमोट हो। तो स्टार्टअप कल्चर को बेसिकली प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लाया गया है। इसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब स्कूल लेवल पे बनाए जाते हैं, जिसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाता है, प्लस 10 लाख रुपए ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इन ऑर्डर टू सेटअप अटल टिंकरिंग लैब इन देयर स्कूल्स, जहाँ पे बच्चों को क्रिटिकल रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करने में मदद की जाती है, इन अकॉर्डेंस विथ और इन प्रोपोर्शन विद द करेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, etc। तो ये है अटल टिंकरिंग लैब। 10 लाख रुपए एक बार में स्कूल को दे दिया जाता है, प्लस 10 लाख रुपए 5 साल में, ताकि बच्चों के अंदर नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से नॉलेज डेवलप किया जाए। उसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स हैं, राइज इनिशिएटिव, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो बड़े बड़े जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी, आईएम, वहाँ पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जहाँ पे फिर बेटर हायर टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके। तो इसी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत हाल फिलहाल में एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका नाम है राइज इनिशिएटिव। इस राइज इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वो स्टार्टअप्स जो सर्कुलर इकोनॉमी के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत लिया गया है राइज एक्सेलरेटर या राइज इनिशिएटिव, विच विल बी यूज टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो सवाल उठता है कि सर्कुलर इकोनॉमी है क्या? You see, circular economy is the one which recycles almost everything that uses। जैसे हम आसपास में पेपर, प्लास्टिक जो भी है उसका हमने इस्तेमाल किया, वो खराब हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रीयूज, तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। उसका ठीक विपरीत होगा लीनियर इकोनॉमी। एक बार इस्तेमाल किया, वेस्ट किया, उसको हमने डंप कर दिया। लीनियर इकोनॉमी में वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है। तो लीनियर इकोनॉमी इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, डेंजरस होता है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी इज मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फॉर द सराउंडिंग्स, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें रिपीट या रीयूज हो जाती हैं। लीनियर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, और उसके बीच का है रीयूज इकोनॉमी, जहाँ पे कुछ चीज़ें वेस्ट में जाएंगी, कुछ चीज़ें यूज होंगी, रिसाइकल होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी आर हैविंग रीयूज इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पूरी तरह से अटेंड कर पाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, बट रीयूज इकोनॉमी को ज़्यादा क्लोज अगर लाया जाए सर्कुलर इकोनॉमी के पास, तो वेस्टेज कम होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बेहतर होगा। और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हाल फिलहाल में राइज एक्सेलेरेटर लेकर के आए हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। दिस इज द न्यूज़, दिस इज द बोर्ड वर्क रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। वैसे छोटा सा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है मेंस में पूछेगा, लेकिन प्रीलिम्स में सीधा सीधा आ सकता है। यू सी, सेबी ने लॉन्च किया है हाल फिलहाल में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, IRRA प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म का काम क्या है? तो देखिए, स्टॉक मार्केट में
जो ट्रेडर्स दिन भर ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, कभी कभार कुछ टेक्निकल ग्लिचेज होने के कारण उनको नुकसान हो जाता है। पूरा सिस्टम जो है वो एक बार कभी कभार फंस जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम तो आजकल डिजिटलाइज हो चुका है। सिस्टम कभी कभार फंस जाता है, टेक्निकल ग्लिचेज हो जाते हैं, जिस कारण से इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेज से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, विच विल एक्ट एज ए सेफ्टी नेट फॉर द इन्वेस्टर्स who are working as a stock broker registered with SEBI। तो कुछ भी होगा, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण उनका लैग नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, वो इंश्योर कराने का काम है इस IRRA प्लेटफॉर्म का। तो इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्लोज ओपन पोजीशन एंड कैंसल पेंडिंग ऑर्डर्स इन केस ऑफ डिसरप्शन एट द स्टॉक ब्रोकर्स एंड। इसको लॉन्च तो किया है सेबी ने, लेकिन इसको मिल करके डेवलप किया है तमाम स्टॉक एक्सचेंजेज ने, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेज, इन्होंने मिल करके डेवलप किया। दिस इज द बोर्ड वर्क, कीप इट इन माइंड, ईटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेमन डिसकंटिन्यूटीज बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर एंड ई प्राइम लेयर, कोर मेंटल बाउंड्री पे है, ये तो सही है, लेकिन इट इज रिच इन हाइड्रोजन but deficient in silicon. So second statement is wrong. Correct answer would be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.